तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मेडिको मुशर्रफ चैनल पर। और आप देख रहे हैं मेडिको मुशर्रफ में क्लास 8 के कोशिका चैप्टर। इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 2 है। इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कोशिका चैप्टर के इस कोशिका के चैप्टर के कोशिका के घटक देखने वाले हैं इस टॉपिक को, और पादप और जंतु कोशिका में अंतर देखने वाले हैं और इस चैप्टर को इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग से ये विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोग अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं, जिसमें बताया गया है कि कोशिका क्या है, कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, एक कोशिकी बहुकोशिकीय में अंतर इत्यादि बहुत सारे जो भी इससे पहले की टॉपिक है बताया गया है। अगर आप लोग नहीं अभी तक क्लास को देखे हैं लेक्चर नंबर 1 को, तो जाके ज़रूर देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सबसे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 को देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोग लेक्चर नंबर 2 को देखिएगा। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इसको बहुत आसान तरीक़ा से समझाने का प्रयास करता हूं और कर रहा हूं। आप लोग देखिए, कोशिका चैप्टर इस नाम से कि ये नाम कोशिका है और कोशिका के बारे में जानकारी लेक्चर नंबर 1 में ले चुके हैं। अब कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं इसके बारे में इस लेक्चर में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं, इस चैप्टर को आज ख़त्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं कोशिका। जीवन की जैविक रूपरेखा कोशिका से जीव तक जानेंगे। एक सूक्ष्म यात्रा, एक माइक्रोस्कोपिक जर्नी, मतलब कोशिका के अंदर की जर्नी को आज हम लोग जानेंगे। क्या कोशिका के अंदर की जर्नी क्या है वो जानेंगे। और उससे पहले कोशिका के घटक से पहले और एक चीज़ आज हम लोग सीखेंगे कि ऊतक क्या होता है, कोशिका के बाद क्या होता है, वो सब हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग आज इससे पहले लेक्चर में देखा था कि कोशिका क्या होता है, आज हम लोग देखेंगे कि कोशिका से और क्या क्या चीज़ बनते हैं। जैसे जिसे ऊतक कहते हैं, यहाँ पर लिखा गया है ऊतक, टिश्यू। इस शब्द को आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि समान रचना, उत्पत्ति तथा कार्य वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। मतलब ऊतक को जानिए कि कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिका 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 मिलता है और कोशिका का ऐसा समूह जो बनने में भी समान रूप से बना है और उसकी उत्पत्ति भी समान हुई हो, और जो भी समान रूप से मिला है कोशिका और ऊतक बना है, वो सभी समान कार्य करता है, उसको हम ऊतक कहेंगे। एक ऊतक का उदाहरण है जैसे एपिथेलियम ऊतक जैसे। और उसके बाद आगे देखते हैं ऊतक अब मिलकर क्या बनाते हैं। जैसे कोशिका मिलकर क्या बनाया दोस्त, ऊतक बनाया। कोशिका और कोशिका मिलता है, कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनता है। अब इस ऊतक मिलकर भी एक चीज बनाते हैं जिसे अंग कहते हैं। देखिए अंग, अब अंग आगे ऑर्गन। जब 2 या 2 से अधिक ऊतक मिलकर निर्माण करते हैं जिस चीज को, उसे अंग कहते हैं। क्या? जब 2 या 2 से अधिक ऊतक मिलते हैं तो किस चीज का निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं दोस्त। यहाँ पर ऊतक के बारे में ये जान लिए, ये ऊतक है, ऊतक का उदाहरण है यहाँ। और अब अंग का उदाहरण हो गया, जैसे हो गया यह आमाशय दिया हुआ है, लीवर दिया हुआ है, ये सब क्या है? अंग है, हमारे शरीर के ये अंग है। ये सब किससे मिलकर बना हुआ है? ये सब ऊतकों से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ तक क्या जाने दोस्त कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई होती है। कोशिका के बारे में इससे पहले लेक्चर में जाने, और अब कोशिका मिल करके ऊतक बनाया। ऊतक क्या होता है? जो समान रचना, उत्पत्ति तथा कार्य वाली
और समान कार्य वाली कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे ऊतक कहते हैं। अब फिर ऊतक ऊतक मिलकर के, ऊतकों के समूह मिलकर के क्या निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। अब अंग अंग मिलकर के हमारे शरीर में क्या बनता है दोस्त? अंग अंग मिलकर हमारे शरीर में अंग तंत्र बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में कौन कौन सा अंग आ जाता है? देखिए, जैसे पाचन तंत्र में आमाशय आ गया, यह भी एक अंग है। लीवर आ गया, ये भी पाचन तंत्र में आते हैं। जैसे बड़ी आंत, छोटी आंत, यह सब अंग है और ये सब पाचन तंत्र का गठन करते हैं। कौन पाचन तंत्र का गठन? क्या? अंग। अंग तंत्र ये हुआ, ये पाचन तंत्र पूरा एक अंग तंत्र हुआ, पाचन तंत्र हुआ, और यह सब अंग अंग से मिलकर बना है, इसीलिए ये अंग तंत्र है और अंगों से मिलकर बना हुआ है। अब ये सब अंग अंग मिल करके एक, उसके बाद अब जीव के बारे में आते हैं कि जीव, ऑर्गेनिज्म, शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। मतलब जितना भी अंग तंत्र मिलते हैं, अंग अंग मिल करके जितना भी हम लोग को जीवन में, जीवन जीने के लिए जरूरत होती है, जिस भी क्रिया को करने के लिए, जैसे पाचन के लिए, श्वसन के लिए और उत्सर्जन के लिए और इत्यादि बहुत सारी क्रियाओं के लिए जिन जिन अंग तंत्रों की आवश्यकता होती है, ये सभी मिलकर के एक जीव को बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जान लिए, ऊतक के बारे में जाने, अंग के बारे में जाने, अंग तंत्र के बारे में जान लिए और जीव के भी बारे में जान लिए, और कोशिका के बारे में इससे पिछला लेक्चर में जाने। अगर अभी तक आप लोग पहला लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि अभी तुरंत जाके पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखिएगा, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर रहे तो डाउट ना आए। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले कोशिका के घटक, कोशिका में क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद पादप कोशिका, जंतु कोशिका क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्त, शुरू करते हैं। अब कोशिका के घटकों के बारे में जानना शुरू करते हैं कि जब 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो बहुत ही एडवांस लेवल के माइक्रोस्कोप हैं, उसके आविष्कार ने आंतरिक संरचना, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर की संरचना को देखने में मदद किया। किसने? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने, कि कोशिका के अंदर क्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए दोस्त, ये एक कोशिका है। क्या? ये एक, यहाँ से यहाँ तक ये एक कोशिका है। यहाँ तक कोशिका है, समझ गए। अब कोशिका के सबसे बाहर में, यार पॉइंट नंबर 1 में क्या है, जो सबसे बाहर का घेरा हुआ ये पीला 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 वाला भाग जो देख रहे हैं, सबसे बाहरी आवरण जो देख रहे हैं, वो क्या है? वो कोशिका झिल्ली है। इसको याद रखिएगा, नाम को कोशिका झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण है ये कोशिका झिल्ली है यहाँ। और उसके बाद जो कोशिका के अंदर में इस तरह जो भाग दिख रहा है यहाँ पर, यह है कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य है। और ये बड़ा सा भाग जो दिख रहा है दोस्त, ये है केंद्रक। इसका नाम है केंद्रक, यानी न्यूक्लियस या न्यूक्लियस। तो हम लोगों ने जाना कि कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है। अब इन तीनों के बारे में अच्छा से जानेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, उसके क्या कार्य है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, उसके क्या कार्य है, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के क्या कार्य है, इसके बारे में अलग अलग सेपरेटली जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोशिका झिल्ली की ओर चलते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली जिसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली क्या होती है? सबसे पहले जानिए कि कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो घेरा हुआ रहता है, ये कोशिका है। तो सबसे बाहर जो आवरण बनाता है ये छिद्र युक्त होता है,
ये कोशिका झिल्ली होता है। ये क्या होता है? ये छिद्र युक्त परत होता है। अब ये छिद्र क्यों होता है दोस्त, यह छिद्र क्यों होता है इसके बारे में भी जान रहे हैं। ये छिद्र इसीलिए होता है कि जो पदार्थ कोशिका के अंदर जाने के लिए आवश्यक है वो अंदर जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है जो कोशिका के लिए सही नहीं होता है वो उसको बाहर निकलता है इन्हीं छिद्रों के जरिए। इसीलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इसको बार बार पूछा जाता है कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं कोशिका झिल्ली को। ये ऐच्छिक पदार्थों को, मतलब ऐच्छिक पदार्थ जो जरूरी है या नहीं जरूरी है अपने अनुसार, ऐच्छिक मतलब अपने अनुसार कोई चीज करना, जो जैसे कि ऐच्छिक पदार्थों को अंदर, यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देती है और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है या रोकती है। मतलब कोशिका झिल्ली का कार्य यह है कि जो भी हानिकारक है कोशिका के लिए वो इन छिद्रों के द्वारा बाहर कर देता है, और जो इसको जरूरत है वो अपने तरफ खींचता है। यहाँ जिस प्रकार चित्र में दिखाया गया है कि ये अंदर जा रहा है, ये बाहर साइड है, यहाँ लिखा है आउटसाइड या इनसाइड है, मतलब ये बाहर साइड है, ये अंदर घुस रहा है, कोई पदार्थ घुस रहा है जो कि कोशिका के लिए सही है, यहाँ टिक हो रहा है, ये कोशिका के लिए सही है। और जो यहाँ पर रिवर्स उल्टा चल जा रहा है ये कोशिका के लिए हानिकारक पदार्थ है, इसीलिए कोशिका उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि ये चयन करता है कौन सा पदार्थ इसके लिए लाभदायक है और कौन सा पदार्थ इसके लिए हानिकारक है। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को कोशिका झिल्ली के बारे में समझ में आ गया होगा, और कहीं भी डाउट रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखिए कि कौन सा बात या कौन सा टॉपिक या इस स्लाइड में कौन सी बातें आपको समझ में नहीं आई है, जरूर कमेंट में बताइए। आगे चलते हैं, कोशिका झिल्ली के बारे में जान गए, आगे चलते हैं कि कोशिका झिल्ली के और क्या कार्य हैं। क्या कोशिका झिल्ली के और क्या कार्य है? कोशिका झिल्ली के तो एक कार्य जान लिए कि ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, यह हानिकारक पदार्थों को जाने नहीं देती है, या जो इसके अंदर हानिकारक पदार्थ होती है कोशिका के अंदर उसको निकाल देती है और लाभदायक पदार्थों को अंदर लाती है। एक काम जान लिए, और इसके क्या कार्य हैं जानते हैं। इसका कार्य है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। मतलब आइए समझाते हैं दोस्त। मानकर चलो यहाँ पर एक कोशिका है, यहाँ भी एक कोशिका है, हम दो कोशिका कैसे कह सकते हैं कि यह दो कोशिका है? इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि इनके बीच में ये मेम्ब्रेन है। क्या है? ये मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली एक दीवार है, एक दीवार है। दो कोशिकाओं को ये भिन्न करता है, दो कोशिकाओं को ये अलग करता है। कौन? कोशिका झिल्ली। एक कार्य हो गया कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। अब दूसरा कार्य है क्या दोस्त? कि कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। मानकर चलो कि ये एक कोशिका है, तो ये इसी तरह का कोन बनाया, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये इसी तरह का कोन बनाया, चाहे इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, इस प्रकार के इसको कोन बनाया। ये एक जो सबसे बाहरी आवरण है उसी ने इसको बनाया। तो सबसे बाहर में क्या है दोस्त? कोशिका झिल्ली है। इसीलिए कहा गया है कि यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। और उसके बाद और एक कार्य बता रहा हूं कि अंदर के अंगकों को, यानी कि आंतरिक अंगकों को सुरक्षा प्रदान करती है। कैसे? उसको भी बताता हूं। आंतरिक अंगकों को कैसे सुरक्षा प्रदान करती है? मानकर चलो ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये न्यूक्लियस है, अंदर में ये केंद्रक है। उसके बाद
या कोई भी सेल ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतर्द्रव्य जालिका हो गया, तो ये सब कोशिका के अंदर के अंगक हैं। इन लोगों को कौन सुरक्षा प्रदान कर रहा है? ये कोशिका के अंदर के अंगक को कौन सुरक्षा प्रदान कर रहा है? यही कोशिका झिल्ली। कौन? यही कोशिका झिल्ली। आशा करता हूँ दोस्त कि आप लोगों को यह स्लाइड समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इसमें किन्हीं में अगर नहीं समझ में आया है तो जरूर कमेंट करिए और बताते जाइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिए। लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक करना नहीं भूलना है दोस्त। अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो जरूर से लाइक कर दीजिए जल्दी से वीडियो को, और कमेंट में बताते चलिएगा कि कैसे लग रहा है वीडियो। इस चैप्टर के ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद इसके भी क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद दूसरे चैप्टर को भी शुरू करेंगे, क्या क्वेश्चंस भी आएंगे और दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट होगा। यह आखिरी लेक्चर होने वाला है इस कोशिका चैप्टर का। आशा करता हूँ इस स्लाइड को आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं और कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? देखिए, कोशिका भित्ति सेल वॉल, पादप कोशिकाओं का कवच, मतलब पादप कोशिका का एक सुरक्षा कवच मानो। कवच है किनका? पादप कोशिका का। एक एग्जाम्पल देते हैं। जब ठंडी हो, गर्मी हो तो जंतु क्या करते हैं? जिस तरह हम लोग एक ह्यूमन को, एक आदमी को एग्जाम्पल लेते हैं। जब ठंडी आता है तो हम लोग रूम में सोते हैं और कंबल ओढ़ के सोते हैं ताकि हम लोगों को ठंड न लग जाए। जब गर्मी आती है तो पंखा कूलर चला के सोते हैं ताकि ज़्यादा गर्मी ना लगे। जब आंधी तूफान आती है तो घरों में रहते हैं ताकि हम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। इसी प्रकार के बहुत से जब नेचर में बदलाव होते हैं तो हम लोग अपना अपना सुरक्षा के लिए घर में रहते हैं। और आप लोग फिर पादप के बारे में जरा सोचिए कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, ताप में परिवर्तन होता है, तो पादप वहीं पर रहता है। पादप चल नहीं सकता है। जंतु चल सकता है, पादप चल नहीं सकता। क्या? पादप चल नहीं सकता। तो पादप चल नहीं सकता तो क्या करता है दोस्त? ये पादप नहीं चल सकता है तो क्या करता है? ये करता है ताप में परिवर्तन, तीव्र गति की वायु और वायुमंडलीय नमी से सुरक्षा के लिए पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए दोस्त, ये एक कोशिका है, इसके बाहर और एक कोशिका के आवरण बना दिए और एक कोशिका के आवरण बना दिए। तो यहाँ जो पिंक वाला, जो गुलाबी वाला है, जो गुलाबी कलर का अंदर में है वो कोशिका झिल्ली है, और जो भीतर में है, और जो बाहर में है, ये बाहर वाला पार्ट जो हरा कलर का है, ये कोशिका भित्ति है। मतलब कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर एक मोटी परत पाई जाती है, किसमें? पादप कोशिका में। उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और जान गए कि पादप में कोशिका भित्ति क्यों होती है। आशा करता हूं इस स्लाइड को आप लोग समझ गए होंगे, कोशिका भित्ति को आप लोग समझ गए होंगे कि कोशिका भित्ति क्या होती है। और एक बात याद रखिएगा कि पादप में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्त? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। यह भी सवाल आते हैं एग्जाम में, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा सेल्यूलोज की बनी होती है पादप की कोशिका भित्ति। अब
हम लोग क्या जान गए यहाँ तक? जाने की कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका झिल्ली के क्या क्या कार्य होते हैं, और कोशिका भित्ति के बारे में जाने कि कोशिका भित्ति क्या होती है और पादप कोशिका में क्यों पाई जाती है, और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ तक हम लोग जान गए। आप जानेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखिए, तो जानेंगे साइटोप्लाज्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कोशिका बनाते हैं। ये एक कोशिका बन गया, उसके अंदर हम छोटा सा न्यूक्लियस बना लिए। हाँ, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद यहाँ पर जलीय भाग बना लिए। तो अब यहाँ क्या कहा गया है कि झिल्ली एवं केंद्रक के बीच का भाग, ये कोशिका झिल्ली है और ये केंद्रक है। ये कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक। इसके अंदर का भाग क्या है दोस्त? यह कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है। हाँ, ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ जैसे ये कोशिका है, इसके अंदर में एक केंद्रक है, एक सेल ऑर्गेनील है जो दानेदार है, ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य है जो कि अर्धतरल सेमी फ्लूइड होते हैं। पूरा जल की तरह नहीं होता है, पूरा जल की तरह नहीं होता है, सेमी फ्लूइड होता है, गाढ़ा रहता है, गाढ़ा रहता है, गाढ़ा, जिसको सांद्र कहते हैं। तो इस कोशिका द्रव्य में क्या क्या होता है? इस कोशिका द्रव्य में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इस कोशिका द्रव्य में होता है दोस्त कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, हरित लवक, रिक्तिका आदि इसी में पाए जाते हैं। कोई भी सेल ऑर्गेनेल, कोशिका अंगक कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। याद रखिए, याद कर लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल या कोशिका अंगक यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं कोशिका में? वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। आशा करता हूँ कि कोशिका द्रव्य के ये स्लाइड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अभी तक कुछ भी डाउट रहा हो तो जरूर कमेंट करिए दोस्त। अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। जैसा कि हम लोग अभी तक जान चुके हैं, उत्तक जान गए। इस लेक्चर में क्या क्या जाने दोस्त? उत्तक जान गए, कोशिका झिल्ली जाने, उसके कार्य जाने, कोशिका भित्ति जाने, उसके कार्य जाने, कोशिका द्रव्य जाने। अब न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। क्या? अब न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे, केंद्रक के बारे में जानेंगे, जो कोशिका का सजीव संगठक होता है। क्या? जिंदा संगठक होता है। सजीव मतलब जीवित, संगठक होता है। एक कोशिका के सबसे मेन पार्ट क्या है? केंद्रक। यही कंट्रोल करता है कोई भी चीज को। कोशिका में कोई इसको देखिए ना, क्या है? कोशिका के अंदर जो ये बीच में होता है, साधारणतः यह गोलाकार होता है, मध्य में स्थित होता है। कोशिका के जो कोशिका है, ये मानकर चलो कोशिका है, तो इसके बीच में साधारणतः केंद्रक होता है। लेकिन पादप कोशिका में यह साइड में होता है, यह थोड़ा हट के होता है। क्या दोस्त? यह थोड़ा हट के होता है। पादप कोशिका में बीच में कोशिका के केंद्रक नहीं होता है, यह थोड़ा हट के होता है। और जंतु कोशिका में बीच में होता है, पादप कोशिका में थोड़ा साइड में होता है। यहाँ तक जान गए कि कोशिका के केंद्रक के बारे में। अब जो इसके अंदर होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जो केंद्रक के झिल्ली जो होता है, केंद्रक के ये झिल्ली है, देखिए ये कटा हुआ केंद्रक है, मतलब 3D के रूप में। तो ये इसका झिल्ली
दोहरा होता है, क्या डबल वाला होता है, इस तरह का दोहरा होता है, और बीच बीच में यहाँ भी छेद होती है ताकि इसका कोशिका केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में मिल सके, इसका पार्ट इसमें जरूरत का पार्ट आ सके, इसका जरूरत का पार्ट कोशिका द्रव्य में जा सके, कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में जा सके। यह छिद्र युक्त होता है, पदार्थों का आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। कौन? यह दोहरा जो केंद्रक झिल्ली होती है, छिद्र युक्त जो होती है। यहाँ तक जान गए कि साधारणतः जो गोलाकार होती है केंद्रक और मध्य में स्थित होता है। किसमें? जंतु कोशिका में मध्य में होता है और पादप कोशिका में मध्य से थोड़ा हट के होता है। आशा करता हूँ केंद्रक को आप लोगों ने समझ गए होंगे यहाँ तक। अब केंद्रक के थोड़े कार्य के बारे में जानेंगे। अब केंद्रक के थोड़ा कार्य के बारे में जानेंगे। केंद्रक के अंदर और देखा गया माइक्रोस्कोप से और एडवांस माइक्रोस्कोप से देखा गया तो देखा कि उस पर देखा तो एक सघन संरचना, डेंस संरचना की एक संरचना दिखाई दिया, जो ये है जिसे केंद्रिका कहा। क्या कहा? जिसे न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका कहा। इसको क्या नाम दिया? केंद्रिका। और ये सब भी दिखा दिया जो एक्स की आकृति के दिखाई दे रहे हैं, धागे नुमा संरचना दिखाई दे रहे हैं। ये इसको गुणसूत्र का धागे के समान संरचना दिखाई दिया। इसको क्या नाम? क्रोमोसोम, हाँ, मतलब गुणसूत्र। यही गुणसूत्र सभी हम लोगों में यानी कि मनुष्य में 23 जोड़ा यही गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। किसमें? मनुष्य में। और यही गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। आपके माता पिता, हमारे माता पिता या किसी भी जीव के माता पिता से उसके बच्चों में गुण कौन ले जाता है? यही गुणसूत्र ले जाता है। आनुवांशिक गुणों को ले जाता है। कौन? यही गुणसूत्र। देखिए, आनुवांशिक गुणों, जेनेटिक ट्रेट्स को जनक पीढ़ी से, जनक से यानी कि माता पिता, जनक मतलब माता पिता, क्या? जनक मतलब माता पिता। यहाँ जनक जानिए, जनक का मतलब माता पिता, और उससे अगला पीढ़ी जो होता है, जो संतति होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें कौन ले जाता है गुण को? यही क्रोमोसोम्स ले जाता है। आशा करता हूं कि केंद्रिका और क्रोमोसोम्स के बारे में जान गए हैं, आप सीख गए हैं। अगर यहाँ तक डाउट रहा है तो कमेंट में जरूर पूछिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि यहाँ पर सभी चैप्टर्स के क्लास कराए जाएंगे लेक्चर वाइज और डिटेल में अच्छे तरीक़ा से समझाते हुए, और उसके क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम मेडिको मुशर्रफ नाम से ही है, मेडिको मुशर्रफ नाम से टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर इसका नोट्स दे दिया जाएगा। क्या? वहाँ पर इसका नोट्स दे दिया हूँ, वहाँ जाके आप लोग नोट्स पा सकते हैं, पा लीजिए और ज्वाइन हो जाइए हमारे उस मेडिको मुशर्रफ चैनल टेलीग्राम चैनल में, ताकि वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस भी मिलता रहे और जितने भी पढ़ाता रहूँ उतना सबका PDF नोट्स वहाँ पर अवेलेबल रहे। सबको वहाँ पर भेज दिया हूँ। अब जानेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। कोशिका में पढ़ा कि कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है। अब ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। तो जैसा ये केंद्रक में केंद्रक द्रव्य है, क्या है? कोशिका में ये सब कोशिका द्रव्य है, तो केंद्रक में केंद्रक द्रव्य है। अब इन दोनों को, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को, दोनों को मिलाने पर और एक नाम बनता है, उसको कहते हैं जीव द्रव्य। क्या? जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, जब केंद्रक द्रव्य मिलता है तो उसको जीव द्रव्य कहते हैं। इसको याद रखिए। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर है।
मतलब जो भी कोशिका में होती है, जितने भी क्रियाएं होती है कोशिका में, सब कोशिका द्रव्य में ही होती है और केंद्रक द्रव्य में, इन दोनों को मिला करके जीव द्रव्य होता है। इसीलिए सभी क्रियाएं इन्हीं जीव द्रव्य में होती है। डीएनए, आरएनए, जो डीएनए बनती है वो कोश केंद्रक में बनती है। जो भी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनती है, जो भी प्रोटीन बनती है वो कोशिका द्रव्य में भी बनती है, केंद्रक द्रव्य में भी बनती है। तो इन दोनों को मिला करके जीव द्रव्य कहा। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना गया। इसलिए जीवन का भौतिक आधार कहा गया किनको? प्रोटोप्लाज्म, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। अब जानेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। अब क्या जानेंगे दोस्त? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। फीचर्स क्या है? फीचर्स क्या है कि पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल। अब फीचर है कि कोशिका भित्ति, क्या? कोशिका भित्ति। हम लोग कोशिका भित्ति वाले गुण को ले लिए, विशेषता मतलब गुण, जो कि पादप कोशिका में पाए जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। नंबर 1 अंतर हो गया। और रसधानी, वैक्यूल, जैसे रिक्तिका कहते हैं, ये पादप कोशिका में बड़ी होती है, वह चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है, और जंतु कोशिका में छोटी होती है। और हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पादपों में यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो पत्तों में होती है, या जो कि हरित लवक पादप में पाया जाता है और जंतु में नहीं पाया जाता है। और केंद्रक की स्थिति कि जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ? पहले मैं बताया कि पादप में केंद्रक साइड में होता है, किनारा भाग में होता है, केंद्र से हट के होता है, कोशिका के केंद्र से हट के होता है, मतलब परिधि की ओर होता है। और जंतु कोशिका में ये केंद्र में होता है। आशा करता हूं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर भी आप लोग समझ गए हैं और इस चैप्टर को आप लोग समाप्त कर चुके हैं, आप लोग समाप्त कर दिए हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो ज़रूर लाइक ठोक दीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि वीडियो कैसी लगी है, और कोई डाउट भी रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पीडीएफ को पाने के लिए हमारे इस मेडिको मुशर्रफ वाले चैनल में इसमें ज्वाइन हो जाइए। ये स्कैनर रहा है आपका, यहाँ पर स्कैन करके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं और ज्वाइन हो जाइए, और यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा। ये चैप्टर आप लोगों को यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।